आज ईयर पेज आपको लेकर चल रहा है जादुई दुनिया की उस सबसे अंधेरी और रहस्यमयी गली में, जिसने लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन। ये सिर्फ उड़ती झाड़ुओं और जादुई छड़ियों का किस्सा नहीं है। ये कहानी है उस खौफ की, जिसकी आहट से होगवार्ट्स की दीवारें भी कांप उठती हैं। अज़्काबान की सबसे भयानक सलाखों को चीरकर खूंखार कैदी सिरियस ब्लैक फरार हो चुका है। पूरी जादू की दुनिया में बस एक ही सन्नाटा है। उसका अगला निशाना कोई और नहीं बल्कि हैरी पॉटर है। एक तरफ आत्मा तक को सुखा देने वाले डेमेंटर्स का पहरा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो 12 सालों से झूठे सच के पीछे दबा हुआ था। क्या सिरियस ब्लैक वाकई हैरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, या किसी और गद्दार का साया इस कहानी पर मंडरा रहा है? क्या हैरी अपने सबसे गहरे डर के सामने अपनी खुशहाल यादों की ढाल खड़ी कर पाएगा? रात के ठीक 12 बज चुके हैं। नंबर 4, प्राइवेट ड्राइव का पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ है, लेकिन हैरी पॉटर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वो अपने बिस्तर पर कंबल के अंदर दुबका बैठा है, एक हाथ में टॉर्च थामे और दूसरे हाथ से जादुई इतिहास का अपना गृह कार्य पूरा करने की कोशिश कर रहा है। डर्सले परिवार जादू के नाम से भी नफरत करता है, इसलिए हैरी के लिए अपनी छड़ी और किताबें छिपाकर रखना ही एकमात्र रास्ता है। आज की रात हैरी के लिए बेहद खास है। वो 13 साल का हो रहा है। तभी खिड़की के शीशे पर हल्की सी दस्तक होती है। बाहर अंधेरे आसमान में 3 जादुई उल्लू मंडरा रहे हैं। हैरी झटपट खिड़की खोलता है। उसकी वफादार सफेद उल्लू हेडविग, वीजली परिवार का थकाहारा उल्लू एरोल और एक अन्य जादुई उल्लू कमरे में दाखिल होते हैं। हैरी के जीवन में ये पहली बार है जब उसे अपने जन्मदिन पर दोस्तों की तरफ से खत और उपहार मिल रहे हैं। सबसे पहला खत उसके सबसे अच्छे दोस्त रॉन वीजली का है। रॉन का पूरा परिवार मिस्र घूमने गया है, क्योंकि उसके पिता ने डेली प्रोफेट अखबार का बड़ा इनाम जीता है। खत के साथ रॉन ने हैरी को एक खास तोहफा भेजा है, पॉकेट स्किनोस्कोप। ये एक ऐसा जादुई यंत्र है जो आसपास किसी भी धोखेबाज इंसान या खतरे की मौजूदगी पर चमकने और सीटी बजाने लगता है। दूसरा पार्सल हरमाइनी ग्रेंजर का है। उसने हैरी की क्विडिच से जुड़ी दीवानगी को समझते हुए उसके लिए झाड़ू की देखभाल करने वाली किट भेजी है। तीसरा लिफाफा होगवार्ट्स स्कूल का आधिकारिक पत्र है। इसमें अगले सत्र की किताबों की सूची के साथ साथ एक बेहद जरूरी फॉर्म भी है, हॉग्समीड जादुई गांव जाने का अनुमति पत्र। तीसरे साल के छात्र सप्ताहांत पर इस गांव में घूमने जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हैरी को अंकल वर्नोन के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। अपने उपहारों और दोस्तों के प्यार को देखकर हैरी सुकून की सांस लेता है। उसे लगता है कि शायद ये छुट्टियां उतनी बुरी नहीं बीतेंगी। लेकिन हैरी इस बात से अनजान है कि अज़्काबान की सबसे खौफनाक जेल की दीवारें टूट चुकी हैं और सिरियस ब्लैक नाम का एक कैदी आजाद घूम रहा है, जिसकी नजर केवल और केवल हैरी पॉटर पर है। अगली सुबह रसोई की मेज पर अंकल वर्नोन हैरी को एक सख्त चेतावनी देते हैं। अंकल वर्नोन की बहन आंट मार्ज पूरे एक हफ्ते के लिए प्राइवेट ड्राइव रहने आ रही है। आंट मार्ज हैरी से सख्त नफरत करती है और खूंखार कुत्तों को पालने का काम करती है। अंकल वर्नोन हैरी के सामने एक सौदा रखते हैं। अगर हैरी पूरे हफ्ते एक सामान्य बच्चे का नाटक करेगा और आंट मार्ज के सामने ये बताएगा कि वो सेंट ब्रूटस नाम के किसी बाल सुधार गृह में पढ़ता है, तो हफ्ते के अंत में अंकल वर्नोन उसके हॉग्समीड फॉर्म पर हस्ताक्षर कर देंगे। हैरी हॉग्समीड जाने के लालच में इस शर्त को मान लेता है। आंट मार्ज अपने पसंदीदा बुलडॉग रिपर के साथ पहुंचती है। वे आते ही हैरी को नीचा दिखाना शुरू कर देती है। पूरे हफ्ते वो डडली पर तोहफों की बारिश करती है और हैरी का लगातार अपमान करती है। हैरी किसी तरह अपने गुस्से को दबाए रखता है, लेकिन हफ्ते की आखिरी शाम रात के खाने की मेज पर आंट मार्ज हद पार कर देती है। काफी शराब पीने के बाद वे हैरी के दिवंगत माता पिता पर हमला बोल देती है। वे हैरी के पिता जेम्स पॉटर को एक नकारा और शराबी कहने लगती है। हैरी के बर्दाश्त का बांध टूट जाता है।
उसके भीतर का गुस्सा अनियंत्रित जादू बनकर बाहर फूट पड़ता है। अचानक कमरे की वाइन की बोतलें चटकने लगती हैं और आंट मार्च का शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। उनकी उंगलियां, चेहरा और पेट इतने बड़े हो जाते हैं कि वे मेज छोड़कर हवा में उठने लगती है। कुछ ही सेकंडों में वे छत से टकराती है और खिड़की से बाहर खुले आसमान में उड़ने लगती है। घर में कोहराम मच जाता है। अंकल वर्नोन अपनी बहन को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। गुस्से से कांपता हैरी सीधे अपने कमरे में जाता है। वो अपना सारा सामान ट्रंक में ठूंसता है, अपनी छड़ी निकालता है और हेडविग के पिंजरे को उठाकर नीचे आ जाता है। जब अंकल वर्नोन गुस्से में लाल पीले होकर उसे रोकने आते हैं, तो हैरी छड़ी उनकी तरफ तान देता है। अब उसे होगवार्ट्स से निकाले जाने का भी डर नहीं था। हैरी दरवाजा पटकता है और रात के सन्नाटे में अपना ट्रंक घसीटते हुए प्राइवेट ड्राइव की सड़कों पर निकल पड़ता है। प्राइवेट ड्राइव से दूर मैग्नोलिया क्रेसेंट की सुनसान और अंधेरी सड़क पर हैरी अपना भारी ट्रंक खींचते हुए चल रहा है। रात के सन्नाटे में उसका दिल डर और अनिश्चितता से धड़क रहा है। उसे लग रहा है कि आंट मार्च को फुलाने के अपराध में उसे होगवार्ट्स से निकाल दिया जाएगा और शायद जादू मंत्रालय उसे जेल भेज दे। थककर हैरी सड़क किनारे एक कम ऊंची दीवार पर बैठ जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे अंधेरे में घूर रहा है। दो गैराजों के बीच बनी संकरी गली की झाड़ियों में से दो चमकीली और खौफनाक आंखें बाहर झांकती हैं। एक विशाल काले कुत्ते का साया। हैरी डर के मारे पीछे हटता है और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका छड़ी वाला हाथ अपने आप हवा में उठ जाता है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ हवा में रोशनी कौंधती है। अंधेरे को चीरते हुए सड़क पर अचानक 3 मंजिला गहरे बैंगनी रंग की एक जादुई बस आकर रुकती है। द नाइट बस, भटके हुए जादूगरों के लिए आपातकालीन सवारी। बस का परिचालक स्टैन शनपाइक उतरता है और हैरी को बस के अंदर बुलाता है। हैरी अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अपना नाम नेविल लॉन्ग बॉटम बताता है। नाइट बस का सफर बेहद अजीब और डरावना है। बस का चालक अनप्रांग इतनी तेजी से बस चलाता है कि रास्ते के खंभे, पेड़ और इमारतें छलांग लगाकर बस के रास्ते से हट जाते हैं। सफर के दौरान स्टैन अखबार डेली प्रोफेट पढ़ रहा होता है। हैरी की नजर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ती है। एक दुबला-पतला, लंबे उलझे बालों वाला आदमी जिसकी आंखों में पागलपन चमक रहा है। वो है सिरियस ब्लैक। स्टैन हैरी को बताता है कि सिरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट का सबसे वफादार साथी था, जिसने एक ही जादुई मंत्र से 13 बेगुनाह लोगों की जान ले ली थी और वो अज़्काबान के इतिहास में वहां से भागने वाला पहला कैदी बना है। तड़के सुबह बस लंदन के लीकी कॉल्डरॉन पब के बाहर रुकती है। हैरी जैसे ही उतरता है, वहां खुद जादू के मंत्री कॉर्नेलियस फज उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हैरी को लगता है कि फज उसे सजा देंगे, लेकिन फज बेहद शालीनता से बात करते हैं। वे हैरी को बताते हैं कि आंट मार्च को सामान्य कर दिया गया है और उनकी याददाश्त मिटा दी गई है, इसलिए हैरी पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। फज हैरी के रहने के लिए लीकी कॉल्डरॉन में एक कमरा आरक्षित कर देते हैं और उसे सख्त हिदायत देते हैं कि वो जब तक नया सत्र शुरू न हो, गैर जादूगरों, मगलू की दुनिया में कदम न रखे। हैरी राहत की सांस तो लेता है, लेकिन उसके मन में सवाल कौंधता है कि आखिर जादू के मंत्री उसे सजा देने के बजाय उसकी सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? लीकी कॉल्डरॉन में बिताए अगले कुछ हफ्ते हैरी की जिंदगी के सबसे सुखद दिनों में से एक साबित हुए। जादू मंत्रालय की तरफ से कोई सख्त पाबंदी न होने के कारण हैरी हर दिन डायगन एली की सड़कों पर आजादी से घूमता था। वो धूप में बैठकर फ्लोरियन फॉर्टस्क्यू की दुकान से मुफ्त की मुफ्त आइसक्रीम खाते हुए अपना गृह कार्य पूरा करता और जादुई सामानों की दुकानें निहारता। जादुई खेल सामग्री की दुकान की खिड़की के बाहर रोज जादूगरों की भारी भीड़ जमा रहती थी। वहां पहली बार प्रदर्शित किया गया था दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे तेज झाड़ू फायरबोल्ट। हैरी हर दिन घंटों उस दुकान के बाहर खड़ा होकर
उस शानदार झाड़ू को हसरत भरी निगाहों से देखता था। नए सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले रॉन और हरमाइनी अपने अपने परिवारों के साथ लीकी कॉल्डरॉन पहुंचते हैं। महीनों बाद एक दूसरे को देखकर तीनों दोस्त बेहद खुश होते हैं। हरमाइनी अपने जन्मदिन के तोहफे के रूप में एक जादुई उल्लू खरीदना चाहती थी, इसलिए वे तीनों मैजिकल मेनेजरी जादुई जानवरों की दुकान जाते हैं। दुकान के अंदर एक बड़ी नारंगी रंग की चपटे चेहरे वाली बिल्ली अचानक रॉन की जेब में छिपे बीमार चूहे स्कैबर्स पर झपट पड़ती है। भगदड़ में स्कैबर्स किसी तरह अपनी जान बचाता है, लेकिन हरमाइनी को वो बिल्ली इतनी भा जाती है कि वो उल्लू की जगह उसी बिल्ली को खरीद लेती है और उसका नाम रखती है क्रुकशैंक्स। रॉन इस बात से बेहद चिढ़ जाता है कि हरमाइनी ने एक ऐसी बिल्ली खरीदी है जो उसके चूहे की जान के पीछे पड़ी है। उसी रात हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पकड़ने से ठीक एक शाम पहले लीकी कॉल्डरॉन में माहौल काफी गर्मा जाता है। रात के खाने के बाद जब हैरी अपना छूटा हुआ सामान लेने नीचे आता है तो उसे दीवार के पीछे से मिस्टर और मिसेस वीजली के आपस में बहस करने की धीमी आवाजें सुनाई देती है। मिसेस वीजली रोते हुए कह रही थी कि हैरी अभी बहुत छोटा है और उसे सच नहीं बताया जाना चाहिए, लेकिन मिस्टर वीजली जोर देकर कह रहे थे कि हैरी को सच्चाई जानने का पूरा हक है ताकि वो सतर्क रह सके। हैरी सन्न होकर सुनता है जब मिस्टर वीजली ये खुलासा करते हैं कि सिरियस ब्लैक अज़्काबान से किसी आम वजह से नहीं भागा है। वो वोल्डेमॉर्ट की अधूरी ताकत को वापस लाने के लिए हैरी पॉटर को ढूंढकर उसकी जान लेना चाहता है। मिस्टर वीजली आगे कहते हैं, हैरी को पता होना चाहिए कि सिरियस ब्लैक उसके पीछे पड़ा है ताकि वो खुद कभी ब्लैक को ढूंढने की बेवकूफी न करे। हैरी अंधेरे में खड़ा ये सब सुनता रहता है। उसके मन में एक बड़ा सवाल कौंधता है, वो भला उस खूंखार कातिल को खुद क्यों ढूंढने जाएगा जो उसके माता पिता की मौत की वजह बना था। अगली सुबह किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 पर भारी चहल पहल है। ट्रेन में सवार होने से ठीक पहले मिस्टर वीजली हैरी को किनारे ले जाते हैं। वे हैरी को सिरियस ब्लैक से सतर्क रहने की हिदायत देते हैं। हैरी उन्हें बता देता है कि उसने बीती रात उनकी पूरी बात सुन ली थी। मिस्टर वीजली हैरी की आंखों में देखकर एक अजीब सा वादा मांगते हैं। हैरी, चाहे कुछ भी हो जाए, वादा करो कि तुम कभी सिरियस ब्लैक की तलाश में नहीं निकलोगे। हैरी हैरान होता है कि भला वो अपनी जान के पीछे पड़े इंसान को खुद क्यों ढूंढेगा, लेकिन वो हाँ कह देता है। ट्रेन चलने पर हैरी, रॉन और हरमाइनी खाली डिब्बे की तलाश में पूरी ट्रेन छान मारते हैं। उन्हें आखिर में एक ऐसा डिब्बा मिलता है जहां एक अजीब फटे पुराने कपड़े पहने इंसान अकेले सोया हुआ है। पास रखे ट्रंक पर नाम लिखा है, प्रोफेसर R.J. लुपिन। तीनों दोस्त समझ जाते हैं कि ये उनके नए डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के प्रोफेसर हैं। सफर के दौरान तीनों दोस्त सिरियस ब्लैक और हॉग्समीड की अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर न होने की बात कर रहे होते हैं। शाम होते होते बाहर भयंकर तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। अचानक एक झटके के साथ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस रुक जाती है। ट्रेन की सारी बत्तियां बुझ जाती है और पूरे डिब्बे में अंधेरा छा जाता है। तापमान इतनी तेजी से गिरता है कि खिड़कियों के शीशों पर बर्फ जमने लगती है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और खौफ भर जाता है। तभी डिब्बे का दरवाजा धीरे से खुलता है। दरवाजे पर एक विशाल काले लबादे में ढकी खौफनाक आकृति खड़ी होती है, एक डिमेंटर। उस साए के अंदर आते ही हैरी को महसूस होता है कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां और उम्मीदें खींची जा रही है। उसे अपनी मां की आखिरी दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। सिर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब हैरी को होश आता है तो डिब्बा दोबारा जगमगा रहा होता है। सोए हुए प्रोफेसर लुपिन जाग चुके थे और उन्होंने अपनी छड़ी से चांदी जैसा प्रकाश निकालकर उस डिमेंटर को खदेड़ दिया था। लुपिन हैरी को चॉकलेट का एक टुकड़ा देते हैं और बताते हैं कि डिमेंटर के हमले के बाद चॉकलेट ही इंसान को दोबारा ऊर्जा देती है। हॉगवर्ट्स पहुंचने पर महान शिक्षक डंबलडोर स्वागत समारोह में घोषणा करते हैं कि अज़्काबान के डिमेंटर्स सिरियस ब्लैक की तलाश में पूरे सत्र के दौरान स्कूल के दरवाजों
और रास्तों की सुरक्षा करेंगे। डंबलडोर चेतावनी देते हैं कि डिमेंटर्स बेहद बेरहम होते हैं और वे किसी पर भी दया नहीं दिखाते। इसी के साथ वे प्रोफेसर लूपिन का परिचय नए शिक्षक के रूप में कराते हैं, जबकि प्रोफेसर स्नेप लूपिन की तरफ बेहद नफरत और पुरानी रंजिश भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। तीसरे साल के पहले ही दिन हैरी और रॉन हैरान रह जाते हैं कि हरमाइनी का टाइम टेबल कितना अजीब है। वो एक ही समय पर 2 अलग अलग क्लास कैसे ले रही है। सुबह की पहली क्लास डिविजनेशन भविष्यवाणी की है, जो नॉर्थ टॉवर की एक रहस्यमयी धुएं और इत्र से भरी क्लासरूम में शुरू होती है। वहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर सिबिल ट्रेलोनी से होती है, जो गोल चश्मों और अजीब हावभाव वाली महिला है। क्लास में चाय की पत्तियां पढ़कर भविष्य बताने का अभ्यास चल रहा होता है। ट्रेलोनी जैसे ही हैरी के कप में देखती है, वे खौफ से चीख उठती है। वे कप में बनी आकृति को दी ग्रिम बताती है, एक विशाल खौफनाक काला कुत्ता जो जादू की दुनिया में मौत का प्रतीक माना जाता है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। हैरी को तुरंत सड़क पर दिखा वो काला कुत्ता याद आ जाता है। हालांकि अगली क्लास में प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को समझाती है कि ट्रेलोनी हर साल किसी न किसी छात्र की मौत की भविष्यवाणी करती है, इसलिए इसे ज्यादा गंभीरता से न लें। दोपहर में हैग्रिड की बतौर शिक्षक पहली क्लास केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर्स जादुई जीवों की देखभाल होती है। हैग्रिड छात्रों को आधा घोड़ा और आधा बाज जैसे दिखने वाले बेहद स्वाभिमानी और खतरनाक जीवों से मिलाते हैं, हिपोग्रिफ्स। हैग्रिड बताते हैं कि हिपोग्रिफ के सामने जाने से पहले उसके आगे झुककर सम्मान देना पड़ता है। हैरी निडर होकर आगे बढ़ता है। बकबीक नाम का हिपोग्रिफ हैरी का सम्मान स्वीकार करता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर होगवर्ट्स के आसमान में उड़ा ले जाता है। हैरी के लिए ये हवा में उड़ने का बेहद शानदार अनुभव होता है, लेकिन हैरी की ये सफलता देखकर ड्रेको माल्फॉय जल भुन जाता है। अपनी शेखी बघारने के चक्कर में माल्फॉय बिना झुके बकबक को बदसूरत जानवर कहकर गाली दे देता है। अपमानित होकर बकबक अपने तेज पंजों से माल्फॉय के हाथ पर हमला कर देता है। माल्फॉय ड्रामा करते हुए चीखने चिल्लाने लगता है। हैग्रिड घबराकर माल्फॉय को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन माल्फॉय धमकी देता है कि वो इस घटना की शिकायत अपने पिता से करेगा। शाम को हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड की झोपड़ी जाकर उन्हें ढांढस बंधाते हैं, क्योंकि हैग्रिड को डर है कि उनकी पहली ही क्लास के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और बकबक को सजा दी जाएगी। अगले कुछ दिनों तक ड्रेको माल्फॉय अपने हाथ की मामूली चोट का बढ़ा चढ़ाकर नाटक करता रहा। वो काढ़ा निर्माण की कक्षा में प्रोफेसर स्नेप के संरक्षण का फायदा उठाकर हैरी और रॉन से अपनी सामग्रियां कटवाता और उन पर हुक्म चलाता। स्नेप भी नेविल लॉन्ग बॉटम को उसके खराब प्रदर्शन के लिए सबके सामने नीचा दिखाते और चेतावनी देते कि अगली कक्षा में वे नेविल के बनाए काढ़े को उसके पालतू मेंढक पर आजमाएंगे। लेकिन उसी दोपहर छात्रों की निराशा तब उत्साह में बदल गई जब प्रोफेसर लूपिन अपनी पहली व्यावहारिक कक्षा के लिए सबको शिक्षक कक्ष ले गए। वहां एक पुरानी हिलती हुई अलमारी के अंदर एक बोगार्ट बंद होकर तड़प रहा था। प्रोफेसर लूपिन ने समझाया कि बोगार्ट एक ऐसा जादुई जीव है जिसका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता। वो सामने खड़े इंसान के सबसे बड़े डर का रूप धारण कर लेता है। इसे हराने का एकमात्र हथियार है हंसी, और इसके लिए जादुई मंत्र है रिडिकुलस। इस मंत्र का उच्चारण करते समय दिमाग में अपने डर की किसी बेहद मजाकिया छवि की कल्पना करनी पड़ती है। लूपिन ने सबसे पहले नेविल को आगे बुलाया। जब लूपिन ने पूछा कि दुनिया में नेविल सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है, तो नेविल ने दबी आवाज में कहा, प्रोफेसर स्नेप से। लूपिन ने नेविल को सलाह दी कि वह अपनी दादी के परिधानों और सामान की कल्पना करे। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला, भयानक चेहरे वाले प्रोफेसर स्नेप छड़ी तानकर नेविल की तरफ बढ़े। नेविल ने डर से कांपते हुए अपनी छड़ी उठाई और चिल्लाया, रिडिकुलस। एक जोरदार पटाखे की आवाज के साथ
बोगाट रूपी स्नेप के शरीर पर नेविल की दादी की गिद्ध के पंखों वाली लंबी टोपी, हरा लबादा और हाथ में एक बड़ा सा लाल थैला आ गया। ये दृश्य देखकर पूरी कक्षा ठहाकों से गूंज उठी और बोगाट अपना संतुलन खो बैठा। इसके बाद एक एक करके सभी छात्रों ने बोगाट का सामना किया। पार्वती पाटिल ने खौफनाक मम्मी को एक मजाकिया कठपुतली में बदल दिया और रॉन ने विशाल 8 पैरों वाली मकड़ी के पैर गायब कर दिए, जिससे वो लुढ़कती हुई गोल गेंद बनकर रह गई। आखिर में हैरी की बारी आई। हैरी आगे बढ़ा और बोगाट उसके सामने डिमेंटर का खौफनाक रूप लेने ही वाला था कि तभी प्रोफेसर लुपिन अचानक हैरी और बोगाट के बीच कूद पड़े। बोगाट लुपिन को देखते ही तुरंत बदल गया और हवा में तैरती एक चमकदार चांदी जैसी गोल गेंद यानी पूर्ण चंद्र का रूप ले लिया। लुपिन ने रिडिकुलस कहकर उसे वापस अलमारी में बंद कर दिया। कक्षा बेहद खुशी और उत्साह के साथ समाप्त हुई, लेकिन हैरी मन ही मन निराश हो गया। उसे लगा कि प्रोफेसर लुपिन ने उसे कमजोर समझा और इसीलिए उसे डिमेंटर का सामना नहीं करने दिया। सिरियस ब्लैक के हमले के बाद प्रोफेसर डंबलडोर ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे स्कूल के छात्रों को रात बिताने के लिए ग्रेट हॉल में सोने का निर्देश दिया। सभी 4 हाउस के छात्र अपने स्लीपिंग बैग लेकर ग्रेट हॉल के फर्श पर सोए, जबकि शिक्षक पूरे किले का कोना कोना छान रहे थे। रात के सन्नाटे में हैरी ने डंबलडोर और प्रोफेसर स्नेप को छिपकर बात करते सुना। स्नेप का इशारा प्रोफेसर लुपिन की तरफ था कि शायद किसी अंदरूनी इंसान की मदद के बिना ब्लैक किले में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन डंबलडोर ने लुपिन पर अपना पूरा भरोसा जताया। कुछ दिनों बाद क्विडिच का सीजन शुरू हुआ। ग्रिफिंडोर का पहला मैच स्लीदरिन से होना था, लेकिन ड्रेको माल्फॉय ने अपनी चोट का बहाना बनाकर मैच टाल दिया। अब ग्रिफिंडोर का मुकाबला हफलपफ टीम से तय हुआ, जिसके नए कप्तान और सीकर सेड्रिक डिग्री थे। मैच के दिन आसमान में घने काले बादल छाए थे और तूफानी बारिश हो रही थी। मैदान पर इतनी तेज हवा और पानी था कि देखना लगभग नामुमकिन था। हरमाइनी ने जादुई मंत्र से हैरी के चश्मे पर पानी का रुकना बंद कर दिया ताकि वो स्निच को देख सके। हैरी जब बादलों के बीच बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो उसे बादलों के साए में एक विशाल काले कुत्ते यानी द ग्रिम की आकृति दिखाई दी। तभी अचानक पूरे मैदान में रूह कंपा देने वाली ठंड फैल गई। सैकड़ों डिमेंटर्स सुरक्षा घेरा तोड़कर क्विडिच मैदान के ऊपर आसमान में मंडराने लगे। उनकी भयानक मौजूदगी से हैरी की चेतना खोने लगी। उसे अपनी मां की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी और वो सैकड़ों फीट की ऊंचाई से बेसुध होकर नीचे जमीन की तरफ गिरने लगा। डंबलडोर ने तुरंत अपनी छड़ी के जादू से हैरी की ढलान को धीमा करके उसे जमीन पर टकराने से बचाया और डिमेंटर्स के इस दुस्साहस पर बेहद क्रोधित होकर उन्हें मैदान से खदेड़ दिया। जब हैरी को अस्पताल के वार्ड में होश आया, तो रॉन और हरमाइनी ने भारी मन से बताया कि सेड्रिक डिग्री ने स्निच पकड़कर मैच जीत लिया था। लेकिन हैरी के लिए सबसे बड़ा झटका तब आया जब रॉन ने उसे एक कपड़े में बंधे हुए लकड़ी के टुकड़े दिखाए। हैरी के हाथ से छूटकर उसकी सबसे प्रिय झाड़ू निम्बस 2000 फीट उड़ती हुई खौफनाक पेड़ हॉम्पिंग विलो से टकरा गई थी और उसके पूरी तरह चकनाचूर हो चुके टुकड़े ही बाकी बचे थे। अस्पताल के वार्ड में अपनी टूटी हुई झाड़ू और मैच में हुई हार का दुख मना रहे हैरी से मिलने प्रोफेसर लुपिन आते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि डिमेंटर्स की मौजूदगी में उसे अपनी मां की आखिरी चीखें सुनाई देती है। लुपिन समझाते हैं कि डिमेंटर्स हैरी के अतीत की दुखद यादों की वजह से उस पर ज्यादा असर डालते हैं। लुपिन वादा करते हैं कि वे छुट्टियों के बाद हैरी को डिमेंटर्स को भगाने वाला एक उच्च स्तर का जादुई रक्षात्मक मंत्र सिखाएंगे। क्रिसमस से ठीक पहले हॉग्समीड जाने का एक और दिन तय होता है। अनुमति पत्र न होने के कारण हैरी को फिर से स्कूल में ही रुकना पड़ता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज वीजली हैरी को एक खाली कमरे में बुलाते हैं और उसे एक अनोखा जादुई उपहार देते हैं, मैरॉडर्स मैप। ये एक कोरा दिखने वाला कागज का टुकड़ा है, लेकिन अपनी छड़ी से मैं शपथ लेता हूं कि मैं खुराफात करने वाला हूं।
बोलते ही इस पर पूरे होगवर्ट्स का विस्तृत नक्शा, गुप्त रास्ते और किले में मौजूद हर इंसान की लोकेशन दिखाई देने लगती है। फ्रेड और जॉर्ज बताते हैं कि इसे मुनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रोंग्स नाम के 4 रहस्यमयी छात्रों ने मिलकर बनाया था। इस नक्शे की मदद से हैरी एक आंख वाली चुड़ैल की मूर्ति के पीछे बने गुप्त रास्ते से होता हुआ चुपचाप हॉग्समीड पहुंच जाता है। वो हनी ड्यूक्स मिठाई की दुकान के तहखाने से बाहर निकलता है और रॉन तथा हरमाइनी से जा मिलता है। वे तीनों थ्री ब्रूमस्टिक्स नाम के प्रसिद्ध पब में गर्म बटर बियर पीने बैठते हैं। तभी वहां जादू के मंत्री कॉर्नेलियस फज, प्रोफेसर मैकगोनागल, प्रोफेसर फ्लिटविक और हैग्रिड आते हैं। हैरी तुरंत अपने अदृश्य लबादे के नीचे छिप जाता है और उनकी बातचीत सुनने लगता है। पब की मालकिन मैडम रोजमर्टा से बात करते हुए प्रोफेसर मैकगोनागल और फज एक बेहद खौफनाक राज खोलते हैं। वे बताते हैं कि सिरियस ब्लैक न केवल जेम्स पॉटर का सबसे अच्छा दोस्त था, बल्कि वो हैरी का धर्मपिता यानी गॉडफादर भी है। ब्लैक ने ही पॉटर परिवार का गुप्त ठिकाना वोल्डेमॉर्ट को बताया था, जिससे हैरी के माता पिता की हत्या हुई। इतना ही नहीं, जब उनके एक अन्य दोस्त पीटर पेटिग्रू ने ब्लैक को रोकने की कोशिश की थी, तो ब्लैक ने एक भयंकर धमाके में पीटर और 12 मगलुओं को मौत के घाट उतार दिया था। पीटर की सिर्फ एक उंगली ही बची मिली थी। ये खौफनाक सच्चाई जानकर हैरी का दिल दहल जाता है और उसका दुख भयंकर गुस्से और बदले की आग में बदल जाता है। सिरियस ब्लैक का सच जानने के बाद हैरी के मन में बदले की आग सुलगने लगती है। वो किसी भी कीमत पर ब्लैक को ढूंढकर अपने माता पिता की मौत का हिसाब चुकता करना चाहता है। रॉन और हरमाइनी उसे समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ब्लैक एक शातिर और खूंखार कातिल है, इसलिए हैरी को कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए। इसी बीच तीनों दोस्तों को हैग्रिड की तरफ से एक दुखी कर देने वाला संदेश मिलता है। मालफॉय के रसूखदार पिता के दबाव के कारण जादू मंत्रालय ने बकबक के हमले की आधिकारिक सुनवाई तय कर दी है। हैग्रिड इस डर से टूट चुके हैं कि बकबक को मौत की सजा दी जा सकती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने दुख को भूलकर हैग्रिड की मदद में जुट जाते हैं और बकबक के बचाव के लिए कानूनी नियम और पुरानी मिसालें ढूंढने में जुट जाते हैं। क्रिसमस की सुबह हैरी के लिए एक अद्भुत आश्चर्य लेकर आती है। उपहारों का ढेर खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे गुमनाम तरीके से दुनिया की सबसे तेज, आधुनिक और बहुमूल्य जादुई झाड़ू फायरबोल्ट उपहार में मिलती है। झाड़ू के साथ कोई खत या भेजने वाले का नाम नहीं था। हैरी और रॉन इस बेहद शानदार झाड़ू को देखकर खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन हरमाइनी के मन में तुरंत शक की घंटी बज उठती है। उसे अंदेशा होता है कि बिना नाम का ये अनमोल उपहार सिरियस ब्लैक ने भेजा हो सकता है और हैरी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर कोई खतरनाक काला जादू या श्राप लगा हो सकता है। हैरी और रॉन की एक न सुनते हुए हरमाइनी सीधे प्रोफेसर मैकगोनागल के पास जाकर इसकी सूचना दे देती है। प्रोफेसर मैकगोनागल तुरंत आकर फायरबोल्ट को अपने कब्जे में ले लेती है, ताकि स्कूल के शिक्षक उसकी हर तरह की जादुई जांच कर सकें। अपनी सबसे पसंदीदा और नई झाड़ू छिन जाने पर हैरी और रॉन हरमाइनी से सख्त नाराज हो जाते हैं, जिससे उनकी दोस्ती में एक गहरी दरार आ जाती है। नए सत्र के शुरू होने पर भी हैरी और रॉन हरमाइनी से सख्त नाराज रहते हैं। हरमाइनी की शिकायत के कारण ही प्रोफेसर मैकगोनागल ने हैरी की नई फायरबोल्ट झाड़ू को जादुई जांच के लिए अपने पास रख लिया था। इसी बीच वादे के मुताबिक प्रोफेसर लूपिन हैरी को डिमेंटर से बचाव के लिए विशेष प्रशिक्षण देना शुरू करते हैं। लूपिन एक अलमारी में बंद बोगार्ड की मदद से हैरी को अभ्यास कराते हैं, जो हैरी के सामने आते ही डिमेंटर का खौफनाक रूप धारण कर लेता है। लूपिन हैरी को जादू की दुनिया का एक बेहद कठिन और शक्तिशाली रक्षात्मक मंत्र सिखाते हैं, एस्पेक्टो पेट्रोनम। वे बताते हैं कि इस जादुई मंत्र का उच्चारण करते समय इंसान को अपने जीवन की सबसे गहरी और सुखद याद पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ऐसा करने से छड़ी से एक सकारात्मक ऊर्जा का जादुई ढाल उत्पन्न होता है, जिसे पेट्रोनस कहते हैं, जो डिमेंटर्स का भोजन बनकर उन्हें दूर खदेड़ देता है।
पहली कुछ कोशिशों में डिमेंटर के करीब आते ही हैरी का सिर घूमने लगता है, ठंड से उसकी सांसें जमने लगती हैं और उसे अपनी मां की आखिरी चीखें सुनाई देने लगती है। लेकिन हैरी हार नहीं मानता। वो प्रिवेट ड्राइव छोड़कर पहली बार होगवर्ट्स आने की अपनी सबसे सुखद याद पर ध्यान केंद्रित करता है। आखिरकार वो अपनी छड़ी से एक चमकदार चांदी जैसा धुंधला प्रकाश निकालने में सफल हो जाता है, जो बोगार्ट रूपी डिमेंटर को पीछे धकेल देता है। दूसरी तरफ हरमाइनी अपनी दर्जनों कक्षाओं और प्रोजेक्ट्स के भारी बोझ तले पूरी तरह थक चुकी थी। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच एक दिन रॉन के कमरे से जोरदार चीख सुनाई देती है। रॉन को अपनी बिस्तर की चादर पर खून के निशान और बिल्ली के पीले बाल मिलते हैं, जबकि उसका पालतू चूहा स्कैबर्स गायब हो चुका था। रॉन बिलखते हुए हरमाइनी की बिल्ली क्रुक्शैंक्स पर अपने चूहे को मार डालने का आरोप लगाता है, जिससे दोनों दोस्तों के बीच का रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को उसकी फायरबोल्ट झाड़ू सुरक्षित होने की पुष्टि के बाद वापस लौटा देती है। अपनी पसंदीदा झाड़ू हाथ में पाकर हैरी का उत्साह दोगुना हो जाता है। आगामी क्विडिच मैच ग्रिफिंडोर और रेवेनक्ला के बीच होना तय होता है। मैदान में उतरते ही हैरी की नजर रेवेनक्ला की खूबसूरत सीकर चो चांग पर पड़ती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान मैच जीतने पर केंद्रित रहता है। मैच के दौरान हैरी अपनी फायरबोल्ट की अद्भुत तेजी का प्रदर्शन करते हुए हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे ही वो सोने की स्निच को पकड़ने के करीब पहुंचता है, नीचे मैदान में अचानक 3 विशाल काले लबादे ढके डिमेंटर्स प्रकट होते हैं। इस बार हैरी घबराने के बजाय अपनी छड़ी उठाता है और पूरे मन से अपनी सबसे सुखद याद पर ध्यान लगाकर चिल्लाता है, एस्पेक्टो पेट्रोनम। हैरी की छड़ी से एक विशाल और चमकदार चांदी जैसी रोशनी निकलती है, जो उन डिमेंटर्स को नीचे गिरा देती है। हैरी बिना रुके स्निच को दबोच लेता है और ग्रिफिंडोर को एक शानदार जीत दिलाता है। मैच के बाद पता चलता है कि वे असली डिमेंटर्स नहीं थे, बल्कि हैरी का ध्यान भटकाने के लिए काले कपड़े पहनकर आए ड्रेको, माल्फॉय, क्रैब और गोयाले थे। इस नीच हरकत के लिए प्रोफेसर मैकगोनागल स्लीदरिन के कई अंक काट लेती है और माल्फॉय की योजना पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। जीत की खुशी में उस रात ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में देर तक दावत और जश्न चलता है, लेकिन तड़के सुबह रॉन की एक भयंकर चीख से पूरा हॉस्टल दहल उठता है। रॉन बदहवास हालत में बताता है कि सीरियस ब्लैक हाथ में एक बड़ा चाकू लिए उसके बिस्तर के पास खड़ा था और उसने उसकी चादरों और पर्दों को फाड़ दिया। पूरे किले में हड़कंप मच जाता है। पेंटिंग के नए पहरेदार सर कैडोगन से पूछताछ करने पर एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। सीरियस ब्लैक के पास पूरे हफ्ते के गुप्त पासवर्ड्स की सूची लिखी हुई एक पर्ची थी, और वो पर्ची किसी और की नहीं बल्कि नेविल लॉन्ग बॉटम की थी, जो उससे कहीं गुम हो गई थी। ग्रिफिंडोर टावर में सीरियस ब्लैक के घुसने के बाद सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी जाती है। सर कैरोगन को पेंटिंग के पहरेदार पद से हटा दिया जाता है और सुरक्षा के लिए बड़े बड़े सुरमई ट्रॉल्स तैनात किए जाते हैं। नेविल लॉन्ग बॉटम को हॉक्समीड जाने से पूरी तरह रोक दिया जाता है और पासवर्ड्स की सूची खोने के लिए उसे भारी सजा मिलती है। इसी दौरान तीनों दोस्तों को हैग्रिड का एक खत मिलता है। बकबक की सुनवाई का फैसला उसके खिलाफ आया था और उसे सजाए मौत की तारीख दे दी गई थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के आंसू पोंछने और इस कानूनी लड़ाई में उनकी मदद करने का फैसला करते हैं। इस भारी माहौल के बावजूद हैरी एक बार फिर अदृश्य लबादे और मैरोडस मैप की मदद से गुप्त रास्ते से हॉक्समीड चला जाता है। चीखती हुई हवेली के बाहर हैरी अदृश्य होकर ड्रेको, माल्फॉय, क्रैब और गोयाले पर कीचड़ के गोले बरसाता है। लेकिन मस्ती के दौरान अचानक हैरी का अदृश्य लबादा उसके सिर से खिसक जाता है और माल्फॉय हवा में तैरता हुआ हैरी का सिर देख लेता है। माल्फॉय तुरंत भागकर प्रोफेसर स्नेप से हैरी की शिकायत कर देता है। स्नेप हैरी को अपने दफ्तर में बुलाकर उस पर नियमों को तोड़ने और अपने पिता जेम्स पॉटर की तरह घमंडी होने का कड़ा आरोप लगाते हैं। स्नेप हैरी की जेबों की तलाशी लेते हैं और उनके हाथ मैरोडस मैप लग जाता है, जो देखने में एक साधारण खाली कागज का टुकड़ा दिखता है।
जब स्नेप उस कागज पर अपनी छड़ी छुआकर उसके राज उजागर करने का आदेश देते हैं, तो कागज पर अचानक जादुई स्याही से पंक्तियां उभरने लगती हैं। नक्शा बनाने वाले मुनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रोंग्स प्रोफेसर स्नेप का मजाक उड़ाने लगते हैं और उन्हें दूसरों के मामलों में अपनी अजीब विशाल नाक न अड़ाने की सलाह देते हैं। गुस्से से तिल मिलाए स्नेप तुरंत प्रोफेसर लूपिन को दफ्तर में बुलाते हैं। लूपिन आकर माहौल को संभालते हैं और स्नेप से कहते हैं कि यह किसी दुकान का साधारण शरारती सामान लगता है। हालांकि स्नेप के दफ्तर से बाहर आते ही लूपिन हैरी को कड़ी फटकार लगाते हैं। वे हैरी को याद दिलाते हैं कि उसके माता पिता ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी बलि दी थी और सिरियस ब्लैक जैसा कातिल बाहर घूम रहा है, फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लूपिन हैरी से मैरॉडर्स मैप हमेशा के लिए जब्त कर लेते हैं। ईस्टर की छुट्टियां खत्म होते ही परीक्षा का दबाव अचानक बढ़ जाता है। इसी बीच बकबक की अपील खारिज होने की खबर आती है, जिससे हैग्रिड बुरी तरह टूट जाते हैं। जब ड्रेको माल्फॉय हैग्रिड की लाचारी और आंसुओं का मजाक उड़ाता है, तो हरमाइनी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे आगे बढ़ती है और माल्फॉय के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। माल्फॉय डर के मारे अपने दोस्तों के साथ भाग खड़ा होता है। रॉन और हैरी हरमाइनी का ये निडर रूप देखकर हैरान रह जाते हैं। उसी दिन भविष्यवाणी की क्लास में प्रोफेसर ट्रेलोनी की तीखी टिप्पणी से तंग आकर हरमाइनी हमेशा के लिए वो विषय छोड़ देती है। कुछ ही दिनों बाद ग्रिफिंडोर और स्लीदरिन के क्विडिच का निर्णायक फाइनल मुकाबला होता है। ग्रिफिंडोर को कप जीतने के लिए स्लीदरिन से कम 50 अंक आगे रहना था। कप्तान ओलिवर वुड के लिए यह हॉग्समीड में उनका आखिरी साल था, इसलिए वे मैच से पहले बेहद भावुक हो जाते हैं। मैच शुरू होते ही स्लीदरिन के खिलाड़ी भयंकर बेईमानी पर उतर आते हैं। वे हैरी और रॉन के भाइयों को हवा में धक्का देते हैं और झाड़ू के पिछले हिस्से को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी की फायरबोल्ट की असीम रफ्तार के सामने स्लीदरिन के खिलाड़ियों की एक न चली। मैच के अंत में जब सोने की स्निच दिखाई देती है, तो माल्फॉय हैरी की झाड़ू की पूंछ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बावजूद हैरी अपनी फायरबोल्ट को पूरी ताकत से आगे बढ़ाता है, माल्फॉय को पछाड़ता है और हवा में हाथ बढ़ाकर स्निच को दबोच लेता है। पूरा मैदान तालियों और चीखों से गूंज उठता है। ग्रिफिंडोर ने आखिरकार क्विडिच कप जीत लिया था। ओलिवर वुड खुशी के आंसू रोने लगते हैं और प्रोफेसर मैकगोनागल भी खुशी से रो पड़ती है। ग्रिफिंडोर हॉस्टल में कई दिनों तक इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन खुशियों के इन पलों के पीछे एक गहरा साया मंडरा रहा था। परीक्षाओं की तारीख नजदीक आ रही थी और उसी के साथ बकबक की मौत की सजा को अमल में लाने के लिए जल्लाद और मंत्रालय के अधिकारी हॉग्समीड पहुंचने वाले थे। वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी और पूरा माहौल पढ़ाई के भारी दबाव से भरा हुआ था। हरमाइनी का व्यवहार बेहद अजीब और तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि वो जादुई साधनों की मदद से एक ही समय में अलग अलग कक्षाओं के इम्तिहान दे रही थी। परीक्षार्थियों के आखिरी दिन हैरी का भविष्यवाणी विषय का मौखिक इम्तिहान था। नॉर्थ टावर के गर्म और धुएंदार कमरे में प्रोफेसर ट्रेलोनी हैरी के सामने क्रिस्टल बॉल में देखकर भविष्य बताने का अभ्यास करवा रही थी। जब परीक्षा खत्म हुई और हैरी उठकर जाने ही वाला था, तभी प्रोफेसर ट्रेलोनी का शरीर अचानक अकड़ गया। उनकी आंखें पूरी तरह स्थिर हो गई और उनकी आवाज एक कठोर, गूंजती हुई और भयानक ध्वनि में बदल गई। वे एक सच्ची भविष्यवाणी कर रही थी। डार्क लॉर्ड अकेला और बेसहारा पड़ा है, अपने साथियों द्वारा ठुकराया हुआ। उसका वफादार सेवक पिछले 12 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आज रात आधी रात से पहले वो सेवक अपनी जंजीरें तोड़कर आजाद हो जाएगा और अपने मालिक से दोबारा जा मिलेगा। भविष्यवाणी पूरी होते ही ट्रेलोनी अचानक सामान्य हो गई। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि अभी अभी उनके मुंह से क्या निकला था। हैरी घबराया हुआ कमरे से बाहर निकला और तुरंत रॉन और हरमाइनी को इस बारे में बताया। उसी शाम सूरज ढलते ही बकबक की सजाए मौत का समय तय था।
तीनों दोस्त अपने दुख को बांटने के लिए अदृश्य लबादे के नीचे छिपकर चुपचाप हैग्रिड की झोपड़ी पहुंचे। हैग्रिड रोते हुए बकबक को आखिरी बार खाना खिला रहे थे, क्योंकि उनकी सभी कानूनी अपीलें खारिज हो चुकी थी। झोपड़ी के अंदर ही तीनों दोस्तों को एक बहुत बड़ा आश्चर्य मिलता है। हैग्रिड के दूध के एक बर्तन में रॉन को अपना गायब हुआ चूहा स्कैबर्स जीवित मिल जाता है। रॉन अपने चूहे को पाकर बेहद खुश होता है, लेकिन स्कैबर्स किसी अनजाने डर से बुरी तरह तड़प रहा था और रॉन की उंगलियों को काट रहा था। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। डंबलडोर, जादू के मंत्री कॉर्नेलियस फज और काले लबादे में ढका खौफनाक जल्लाद मैकनेर हैग्रिड की झोपड़ी की तरफ आ रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी तुरंत झोपड़ी के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और कद्दू के खेत के पास झाड़ियों में छिप गए। सूरज की आखिरी किरणें ढलते ही सन्नाटे को चीरती हुई हवा में जल्लाद की भारी कुल्हाड़ी के टकराने की खौफनाक आवाज गूंज उठी। अगले ही पल हैग्रिड का दिल दहला देने वाला रोना सुनाई दिया। तीनों दोस्तों को लगा कि बकबक की जीवन लीला समाप्त कर दी गई है और वे गहरे शोक तथा बेबसी के साए में डूब गए। हैग्रिड की झोपड़ी से लौटते समय तीनों दोस्तों का दिल गहरे शोक से भरा हुआ था। तभी रॉन का चूहा स्कैबर्स अचानक पागलपन की हद तक तड़पने लगा और रॉन की उंगली पर काटकर हाथ से छूटकर अंधेरे में भाग गया। रॉन उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा, जबकि हरमाइनी की बिल्ली क्रुक्शाइंस भी चूहे के पीछे लपकी। स्कैबर्स भागते हुए हॉम्पिंग विलो नाम के खौफनाक पेड़ की जड़ों के पास पहुंच गया। रॉन ने जैसे ही चूहे को दबोचा, तभी पेड़ के नीचे बनी गुफा के अंधेरे से एक विशाल काला कुत्ता बाहर निकला। इससे पहले कि हैरी और हरमाइनी कुछ समझ पाते, उस कुत्ते ने रॉन पर हमला कर दिया और उसकी टांग अपने दांतों में दबाकर उसे खींचते हुए पेड़ की जड़ों में बनी गुप्त सुरंग के अंदर ले गया। हैरी और हरमाइनी रॉन को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हॉम्पिंग विलो की विशाल टहनियां उन पर भयानक प्रहार करने लगी। तभी बिल्ली क्रुक्शाइंस ने पेड़ के तने पर बने एक खास उभार को अपने पंजे से दबा दिया, जिससे पूरा पेड़ एकदम शांत और सुन्न हो गया। दोनों दोस्त तुरंत सुरंग के रास्ते आगे बढ़े। ये गुप्त रास्ता उन्हें सीधे हॉग्समीड गांव की कुख्यात चीखती हुई हवेली के अंदर ले गया। हवेली की ऊपरी मंजिल के एक धूल भरे कमरे में उन्हें रॉन जमीन पर करहाता हुआ मिला, जिसकी टांग टूट चुकी थी। रॉन ने खौफजदा आवाज में हैरी की तरफ इशारा करते हुए चेतावनी दी कि वो कुत्ता कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक जादुई रूप बदलने वाला प्राणी यानी एनिमैगस है। तभी दरवाजे के पीछे से एक साया बाहर निकला। वो लंबे, उलझे बालों और भूखे चेहरे वाला खौफनाक कातिल सिरियस ब्लैक था। अपने माता पिता के हत्यारे को सामने देखकर हैरी का खून खौल उठा। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए ब्लैक पर सीधा हमला कर दिया। रॉन और हरमाइनी की मदद से हैरी ने ब्लैक को जमीन पर पटक दिया और अपनी छड़ी सीधे उसके गले पर टिका दी। ब्लैक ने हाफते हुए कहा कि वो 12 सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो केवल हैरी को सच बताना चाहता था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और प्रोफेसर लुपिन छड़ी ताने अंदर दाखिल हुए। लुपिन ने जादुई मंत्र से हैरी की छड़ी छीन ली। हैरी, रॉन और हरमाइनी की आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। लुपिन ने सिरियस ब्लैक को मारने के बजाय अपनी छड़ी नीचे की और उसे एक भाई की तरह गले लगा लिया। हरमाइनी गुस्से से चीख उठी और उसने लुपिन का सबसे बड़ा राज खोल दिया कि लुपिन एक भेड़िया यानी वेयरवुल्फ है, जिन्होंने ब्लैक को किले में घुसने में मदद की है। लुपिन ने स्वीकार किया कि वे भेड़िया है, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वे ब्लैक के मददगार नहीं हैं। तभी लुपिन और सिरियस ब्लैक दोनों ने रॉन की जेब में छिपे चूहे स्कैबर्स की तरफ इशारा किया। उन्होंने एक ऐसा खौफनाक सच बयान किया जिसने हैरी के होश उड़ा दिए। रॉन का चूहा स्कैबर्स कोई आम चूहा नहीं, बल्कि 12 साल पहले मरा हुआ समझा जाने वाला असली गद्दार पीटर पेटिग्रू था। प्रोफेसर लुपिन कमरे में मौजूद बच्चों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताते हैं।
वे बताते हैं कि बचपन में एक भेड़िया मानव के काटने से वे खुद वेयरवुल्फ बन गए थे। जब वे हॉगवर्ट्स आए तो डंबलडोर ने उनकी सुरक्षा के लिए हॉम्पिंग विलो पेड़ और इस चीखती हुई हवेली के बीच गुप्त रास्ता बनवाया था। हर पूर्णिमा को जब वे भेड़िए में बदलते थे, तब उनकी दर्दनाक चीखों की वजह से लोग इस हवेली को भूतिया समझने लगे थे। लुपिन आगे बताते हैं कि जब उनके 3 सबसे करीबी दोस्तों जेम्स पॉटर, सिरियस ब्लैक और पीटर पेटिग्रू को इस सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने लुपिन का साथ छोड़ने के बजाय एक अद्भुत काम किया। लुपिन का साथ देने के लिए उन तीनों ने सालों की गुप्त मेहनत के बाद खुद को एनिमैगस यानी रूप बदलने वाले जादूगर में ढाल लिया। जेम्स एक विशाल बारसिंगा बनता था जिसका नाम प्रोंग्स पड़ा। सिरियस एक विशाल काला कुत्ता बनता था जिसे पैडफुट कहा गया, और पीटर पेटिग्रू एक छोटा चूहा बनता था जिसे वर्मटेल कहा जाता था। लुपिन खुद मुनी थे। इन चारों ने मिलकर ही हॉगवर्ट्स के चप्पे चप्पे की खोज की और मैरॉडर्स मैप तैयार किया। हरमाइनी के पूछने पर लुपिन ये भी बताते हैं कि प्रोफेसर स्नेप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। स्कूल के दिनों में सिरियस ने एक शरारत के तहत स्नेप को हॉम्पिंग विलो के गुप्त रास्ते से हवेली में भेज दिया था, जहां खूंखार भेड़िया बने लुपिन मौजूद थे। लेकिन जेम्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्नेप को बचा लिया था, जिसे स्नेप कभी स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे ही लुपिन अपनी बात खत्म करते हैं और रॉन के चूहे को इंसानी रूप में बदलने के लिए अपनी छड़ी उठाते हैं, तभी कमरे के हवा में से अचानक प्रोफेसर स्नेप प्रकट होते हैं। वे हैरी का गिरा हुआ अदृश्य लबादा ओढ़कर चुपचाप पीछे आ पहुंचे थे। स्नेप की छड़ी सीधी लुपिन और सिरियस ब्लैक पर तनी हुई थी और उनकी आंखों में बदला लेने की आग चमक रही थी। प्रोफेसर स्नेप किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे पुरानी दुश्मनी और बदले की आग में इतने अंधे हो चुके थे कि लुपिन और सिरियस दोनों को डिमेंटर्स के हवाले करने पर अड़े रहे। स्नेप के अड़ियल रवैये को देखकर हैरी ने तुरंत फैसला लिया। हैरी, रॉन और हरमाइनी तीनों ने एक साथ अपनी छड़ियों से एक्सपेलियार्मस का प्रहार किया। इस संयुक्त जादुई हमले से स्नेप उछलकर पीछे दीवार से टकराए और बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद लुपिन और सिरियस ने अपनी छड़ियां रॉन के चूहे स्कैबर्स पर तानकर एक जादुई मंत्र फेंका। चूहा हवा में तड़पने लगा और उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। अगले ही पल जमीन पर एक नाटा, गंदा और चूहे जैसी शक्ल वाला इंसान गिड़गिड़ाता हुआ दिखाई दिया। पीटर पेटिग्रू। पेटिग्रू घुटनों के बल बैठकर लुपिन और हैरी से अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो सारा दोष सिरियस पर मढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिरियस और लुपिन ने पूरा सच बेनकाब कर दिया। सिरियस ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से एन मौके पर गुप्त रक्षक बदला गया था। वोल्डेमॉर्ट का ध्यान भटकाने के लिए सबको लगा कि सिरियस ही रक्षक है, जबकि असली गुप्त रक्षक पेटिग्रू को बनाया गया था। लेकिन कायर पेटिग्रू ने अपनी जान बचाने के लिए पॉटर परिवार का ठिकाना वोल्डेमॉर्ट को बता दिया। जब सिरियस को इस गद्दारी का पता चला और वे पेटिग्रू को पकड़ने पहुंचे, तो पेटिग्रू ने जोरदार धमाका करके 12 मगलुओं को मार डाला, अपनी एक उंगली काटकर खुद को मृत साबित किया और चूहा बनकर सीवर में गायब हो गया। 12 सालों तक वो वीजली परिवार के घर में पालतू चूहा बनकर इसलिए छिपा रहा ताकि जादू की दुनिया की हर खबर पर नजर रख सके। सच जानकर लुपिन और सिरियस पेटिग्रू को जान से मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हैरी अचानक उनके बीच आ खड़ा हुआ। हैरी ने कहा कि उसके पिता जेम्स कभी नहीं चाहते कि उनके 2 सबसे अच्छे दोस्त एक नीच गद्दार की खातिर कातिल बने। हैरी ने फैसला किया कि पेटिग्रू को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उसे जिंदा हॉगवर्ट्स ले जाकर डंबलडोर और मंत्रालय के हवाले किया जाएगा, जिससे सिरियस की बेगुनाही साबित हो सके। लुपिन और सिरियस ने पेटिग्रू को कसकर रस्सियों से बांध दिया और बेहोश स्नेप को हवा में तैराते हुए सभी सुरंग के रास्ते किले की तरफ लौटने लगे। सुरंग से बाहर निकलकर सब हॉगवर्ट्स के मैदान में पहुंचे। सिरियस ब्लैक ने हैरी से अपनी बेगुनाही साबित होने के बाद की योजना साझा की।
उसने हैरी को अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे सुनकर हैरी की खुशी का ठिकाना न रहा। डर्सली परिवार के अत्याचारों से हमेशा के लिए आजादी मिलने की उम्मीद से हैरी का दिल भर आया। लेकिन तभी आसमान से बादल छट गए और पूरा चंद्रमा चमकने लगा। लुपिन उस रात अपनी भेड़ियारोधी दवा पीना भूल गए थे। चांद की रोशनी पड़ते ही लुपिन का शरीर भयानक रूप से ऐंठने लगा और वे एक खूंखार भेड़िए में बदलने लगे। सिरियस ने तुरंत काले कुत्ते का रूप धारण किया और लुपिन को बच्चों पर हमला करने से रोकने के लिए उनसे भिड़ गया। इस अफरातफरी के बीच मौका पाकर पीटर पेटिग्रू ने जमीन पर गिरी छड़ी उठाई, रॉन को जादुई प्रहार से बेहोश किया और तुरंत चूहा बनकर अंधेरे में गायब हो गया। सिरियस की बेगुनाही का इकलौता सबूत हाथ से निकल चुका था। लुपिन जंगलों की तरफ भाग गए और जख्मी सिरियस भी उनका पीछा करते हुए झील की ओर बढ़े। हैरी और हरमाइनी सिरियस को ढूंढते हुए झील के किनारे पहुंचे, जहां सैकड़ों डिमेंटर्स ने सिरियस को घेर रखा था। बर्फीली हवाओं और खौफनाक सन्नाटे के बीच डिमेंटर्स सिरियस की आत्मा चूसने वाले थे। हैरी ने सिरियस को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर पेट्रोनस मंत्र का आवाहन किया, लेकिन सैकड़ों डिमेंटर्स के भयंकर दबाव के आगे उसकी जादुई ढाल टूट गई। हैरी और हरमाइनी की चेतना धीरे धीरे खोने लगी। पूरी तरह बेसुध होने से ठीक पहले हैरी ने झील के दूसरे किनारे पर एक बेहद चमकदार विशाल बारहसिंगे जैसा पेट्रोनस देखा। उस पेट्रोनस को चलाने वाले अजनबी की धुंधली आकृति देखकर हैरी के मन में कौंधा कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिता जेम्स पॉटर है। उस दिव्य रोशनी से सभी डिमेंटर्स पीछे हट गए और हैरी बेहोश होकर गिर पड़ा। हैरी जब अस्पताल के वार्ड में होश में आता है तो स्नेप वहां जादू के मंत्री कॉर्नेलियस फज को ये यकीन दिला रहे होते हैं कि उन्होंने ही सब बच्चों की जान बचाई है और सिरियस ब्लैक को कैद कर लिया गया है। हैरी और हरमाइनी सच बताने की कोशिश करते हैं कि असली गद्दार पीटर पेटिग्रू था, लेकिन फज उनकी एक बात नहीं सुनते। स्नेप फज को समझा देते हैं कि बच्चे किसी जादुई मंत्र के प्रभाव में भ्रमित हो चुके हैं। तभी डंबलडोर कमरे में आते हैं। हैरी और हरमाइनी की बात सुनने के बाद डंबलडोर समझ जाते हैं कि सिरियस बेगुनाह है, लेकिन सबूत के बिना वे कानून को सीधे नहीं रोक सकते। डंबलडोर हरमाइनी को एक इशारा करते हुए कहते हैं कि आज रात एक से ज्यादा बेगुनाह की जान बचाई जा सकती है और उसे 3 चक्र पीछे जाने की सलाह देते हैं। डंबलडोर के कमरे से बाहर जाते ही हरमाइनी अपनी गर्दन से सोने की एक छोटी सी जादुई घड़ी निकालती है, टाइम टर्नर। वो ये राज खोलती है कि पूरे साल एक ही समय पर अलग अलग कक्षाएं लेने के लिए वो इस यंत्र से समय यात्रा करती रही है। हरमाइनी उस घड़ी को 3 बार घुमाती है और हैरी तथा हरमाइनी तुरंत 3 घंटे पीछे समय में पहुंच जाते हैं। समय में पीछे जाकर वे अपनी ही पुरानी गतिविधियों को छिपकर देखते हैं। वे सबसे पहले हैग्रिड की झोपड़ी के पास कद्दू के खेत में पहुंचते हैं और जल्लाद के वार करने से ठीक पहले बकबक को चुपचाप आजाद कराकर जंगल में छिपा देते हैं। इसके बाद वे झील के किनारे पहुंचते हैं, जहां अतीत में डिमेंटर्स सिरियस और हैरी पर हमला कर रहे थे। हैरी झील के किनारे छिपकर इंतजार करता है कि उसके पिता कब आकर पेट्रोनस चलाएंगे, लेकिन जब कोई नहीं आता तो उसे अचानक एहसास होता है कि उस रात झील के उस पार कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। हैरी आगे बढ़ता है, अपनी छड़ी उठाता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है, एस्पेक्टो पेट्रोनम। उसकी छड़ी से एक विशाल असीम चमकदार चांदी जैसा बारसिंगा निकलता है जो सैकड़ों डिमेंटर्स को खदेड़ देता है। इसके बाद हैरी और हरमाइनी बकबक की पीठ पर सवार होकर उड़ते हैं और किले के सबसे ऊंचे टॉवर के उस कमरे की खिड़की तक पहुंचते हैं जहां सिरियस ब्लैक कैद था। वे जादुई मंत्र से ताला तोड़कर सिरियस को छुड़ाते हैं। सिरियस बकबक की पीठ पर बैठकर आजादी की उड़ान भरता है और हैरी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहकर गायब हो जाता है। हैरी और हरमाइनी तेजी से भागते हुए अस्पताल के वार्ड के बाहर पहुंचते हैं। ठीक उसी पल जब डंबलडोर कमरे का ताला बंद करके बाहर निकल रहे होते हैं, वे दोनों बिना किसी की नजर में आए सुरक्षित वापस
अपने समय में लौट आते हैं। अगली सुबह सिरियस के गायब होने की खबर से प्रोफेसर स्नेप गुस्से से आपा खो बैठते हैं। वे चिल्ला चिल्लाकर हैरी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन डंबलडोर के हस्तक्षेप के कारण उनके पास कोई सबूत नहीं होता। अपने गुस्से में स्नेप जानबूझकर पूरे स्कूल के सामने ये राज खोल देते हैं कि प्रोफेसर लुपिन एक भेड़िया मानव है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों के संभावित विरोध को देखते हुए लुपिन खुद इस्तीफा देने का फैसला करते हैं। हैरी जब लुपिन के दफ्तर में उनसे विदा लेने जाता है तो लुपिन मुस्कुराकर उसे मैरॉडर्स मैप वापस लौटा देते हैं। लुपिन समझाते हैं कि हैरी को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पिता की छाप उसके पेट्रोनस रूपी बारहसिंगे के रूप में हमेशा उसके साथ मौजूद है। डंबलडोर भी हैरी को दिलासा देते हैं कि पेटिग्रू की जान बचाकर उसने एक गहरा जादुई रिश्ता बना लिया है, जो भविष्य में कभी न कभी जरूर काम आएगा। सत्र समाप्त होता है और हैरी, रॉन तथा हरमाइनी होगवार्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन से वापस लंदन लौटते हैं। सफर के दौरान अचानक ट्रेन की खिड़की के बाहर एक बेहद छोटा और चंचल उल्लू मंडराता हुआ दिखाई देता है। वो सिरियस की तरफ से एक खत लेकर आया था। खत में सिरियस बताता है कि वो बकबक के साथ एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है। उसने रॉन के चूहा खोने के नुकसान की भरपाई के लिए वो छोटा उल्लू रॉन को तोहफे में दे दिया। सबसे बढ़कर सिरियस ने हैरी के धर्मपिता होने के नाते उसे अगले सत्र से हॉग्समीड गांव जाने की आधिकारिक लिखित अनुमति भी भेज दी। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर जब अंकल वर्नन हैरी को लेने पहुंचे तो हैरी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान थी। वो जानता था कि भले ही वो गर्मी की छुट्टियों में प्राइवेट ड्राइव वापस लौट रहा है, लेकिन अब उसके पास एक खौफनाक जादुई धर्मपिता का पहरा है, जिसका नाम सुनते ही डर्सली परिवार के पसीने छूट जाएंगे।